Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Protex अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 32 सैलरी की क्लास नंबर 14 है और आज हम परक्विजिट की कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम कुछ 2-3 परक्विजिट लेंगे, उनके एग्जांपल्स लेंगे सो दैट परक्विजिट को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लेट मी क्लियर कि जो परक्विजिट होता है, परक्विजिट का मतलब होता है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देता है उसको हम परक्विजिट बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने आरएफए पढ़ा था, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके लास्ट वीडियो हमारी देख सकते हैं। आज की क्लास में मैं अभी जो टॉपिक उठा रहा हूं दैट इज कंसेशनल लोन रेट। ठीक है कि लोन दिया जा रहा है वो भी कंसेशनल रेट पर। कंसेशनल रेट का मतलब क्या होता है, चलो पहले टॉपिक देखिए। टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। क्या इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन, इसके लिए हमारा रूल नंबर 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 1 एप्लीकेबल होता है। वो रूल आपको याद नहीं करना, जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, सुनो बात को कि बात क्या है। देखो क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज की हायरिंग करता है तो जानते हो एम्प्लॉयज की एक आखिरी इच्छा, मतलब आखिरी इच्छा नहीं, आखिरी होप बोलनी चाहिए, वो उसका एम्प्लॉयर होता है। अगर कल को किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा एम्प्लॉयर की तरफ देखता है। पैसे मांगने के लिए, कोई सुविधा मांगने के लिए, कोई चीज़ की ज़रूरत है, वो एम्प्लॉयर की तरफ देखता है। वो दुनिया में बाद में चीज़ें देखेगा, पहले अपने मालिक को देखा, क्योंकि उसके मालिक के साथ उसकी एक ऐसी बॉन्डिंग होती है कि मालिक उसकी हेल्प करे ना करे, बट एम्प्लॉय के मन में ज़रूर होता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कल को पैसे किसी भी चीज़ की, मैं मेरे मालिक से ही कॉन्टैक्ट करूँगा। ठीक है, अब मान लो कि एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मुझे एक घर बनवाना है तो मुझे लोन चाहिए, तो क्या सर आप मुझे लोन प्रोवाइड करवा दोगे? हो सकता है एम्प्लॉयर ये बोले कि उसे कार खरीदनी है, हो सकता है एम्प्लॉयर बोले उसे बाइक खरीदनी हो सकता है एम्प्लॉयर बोल रहा है कि उसे पर्सनल लोन चाहिए। किसी भी पर्पस के लिए वो बोल सकता है कि मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए। यदि एम्प्लॉयर के द्वारा उसको लोन दिया जाता है और वो भी एक ब्याज के ऊपर, ब्याज मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर दिया रहा है, फ्री में नहीं दिया रहा, तो ऐसे में हम क्या ट्रीट करेंगे, वैल्यू ऑफ परक्विजिट मतलब कितना पार्ट उनकी सैलरी में ऐड करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी में। क्योंकि हमने सेक्शन नंबर 15 में पढ़ा था कि अगर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो एम्प्लॉयर से मिलने वाला कोई भी अमाउंट सैलरी के एम्प्लॉय के हाथों में सैलरी हेड टैक्स कर दिया जाएगा। वो लोग सुना था आप लोगों ने? यस सर सुना था। अभी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया और वो भी ब्याज पे दिया, तो ऐसे में उसकी सैलरी में कितना इंक्लूड होगा? तो सर एक बात बताइए, अगर ब्याज दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ब्याज तो ले ही दिया ना, फ्री में तो नहीं दिया ना। दोस्तों फ्री में ही दिया। सुनिए कैसे, देखो हमारे यहाँ जो सीबीडीटी है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उन्होंने बड़ा एक सही सिस्टम बना रखा है। उन्होंने कहा देखिए रेट वेट जो भी हम कंपेयर करेंगे ना कि वो कम दिया या ज़्यादा दिया, वो हम एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा ना अलग अलग लोन्स पर, उसको बेस बना के हम देखेंगे कि तुम्हारे एम्प्लॉयर ने कहीं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो लोन नहीं दिया। यदि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया तो जितना कम है वो आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान के सैलरी में टैक्स कर दिया जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेट सपोज मैं एम्प्लॉय हूँ, मैंने अपने मालिक एम्प्लॉयर को बोला कि सर मुझे 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन चाहिए। क्या चाहिए? 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन। मेरे एम्प्लॉयर ने कहा शिवम कोई बात नहीं, आप अपने काम पे फोकस करो, आप यहाँ ऑफिस में आइए, टाइम पर आइए, हम आपको 10 लाख का लोन दे देंगे, जो भी तुम्हारे खर्चे वर्चे रुक गए हो वो उनसे अपने निपटा लेना, लेकिन शिवम हम फ्री में नहीं देंगे, हम आपसे 5% ब्याज चार्ज करेंगे, 5% पर एनम। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब इस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना माना जाएगा? देखिए सेम डेट में मैं बैंक में जाके पता करूंगा कि उस तारीख को एसबीआई का उस पर्टिकुलर पर्सनल लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। कार और हाउस लोन की बात नहीं कर रहा, पर्सनल की बात कर रहा हूं। तो मैं एसबीआई बैंक में पता करूंगा कि एसबीआई बैंक के अंदर पर्सनल लोन का रेट क्या चल रहा है। मान लीजिए पर्सनल लोन का रेट चल रहा है 8% पर एनम, जबकि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कितने में दे दिया, 5% पर एनम। तो मुझे कितना बेनिफिट हुआ पर ईयर? 3% पर एनम का मुझे बेनिफिट हुआ। कितना परसेंट? 3%, क्योंकि इस एसबीआई की स्टैंडर्ड रेट कितना है, 8%। एम्प्लॉयर ने कितना चार्ज किया, 5%, तो 3% का मुझे क्या मिला, बेनिफिट मिला। तो जो ये 3% का मुझे बेनिफिट मिला, दिस इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मेरी बात को समझ पा रहे? तो जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो एम्प्लॉयर ने आपको बेनिफिट कितने का दिया, 3% का। क्योंकि एसबीआई में रेट था 8%, एम्प्लॉयर ने दिए 5, तो एम्प्लॉय का बेनिफिट सिर्फ 3% हुआ, तो 3% उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। सर अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया वो एसबीआई से भी ज्यादा चार्ज कर लिया, तब क्या होगा? पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो
क्या ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा कि एम्प्लॉय एसबीआई से लोन लेने जा रहा है, वहां पर ब्याज दर है 10%, एम्प्लॉयर बोल रहा है मैं तुम्हें दूंगा सेम चीज 12 में, तो क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो 12 में एम्प्लॉयर से लेना पसंद करेगा? आंसर इज नो, वो कभी लेना पसंद नहीं करेगा। तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है कि एसबीआई का रेट कम है और एम्प्लॉयर का ज्यादा और एम्प्लॉयर ने ले भी लिया, ऐसा नहीं होता। बट सर कुछ केस होते हैं जहां पर एम्प्लॉय ऐसे कर देते हैं। कौन से केस होते हैं? जैसे एसबीआई के अंदर बहुत ज़्यादा पूछताछ गारंटी वगैरह चाहिए होती है, आपका एम्प्लॉयर आपको बिना गारंटी के लोन दे देता है, तो ऐसे केस में आप सोचते हो कि भाई एसबीआई तो मुश्किल है लोन दे पाएगा वो मुझे, तो 10% की मैं 12% पर क्या ले लेता हूँ, एम्प्लॉयर से ले लेता हूँ। तो यस इट माइट बी पॉसिबल, देयर आर फ्यू केसेस वेयर एम्प्लॉयर आपको आपसे एसबीआई के रेट से ज्यादा इंटरेस्ट देता है, तो क्या उस केस में वीओपी माना जाएगा, कुछ वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बनेगा? आंसर इज नो, क्योंकि एम्प्लॉयर ने कोई सुविधा थोड़ी दी, बल्कि एसबीआई के रेट से ज्यादा और चार्ज किया, तो कोई सुविधा नहीं दी है। तो ऐसे केस में जहां पर एक एम्प्लॉयर एसबीआई रेट से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वहां वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नहीं निकाली जाएगी। वीओपी वही निकलता है जहां पर एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम है और एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है और एम्प्लॉयर ने आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवा दिया है। तो उस केस में जितना बेनिफिट एम्प्लॉयर को पहुंचा है, एम्प्लॉय को पहुंचा है, वो उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, और वो भी क्या नाम से? इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन के नाम से बन जाएगा। बोलो क्लियर है? ये सर क्लियर है। तो यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कैसे निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। दोस्तों फॉर्मूला अभी क्लियर नहीं हुआ जब तक मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ना ले लूं, बट फिर भी एक बार देख लो। फॉर्मूला है वीओपी निकालने का, सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी कि हर महीने के आखिरी दिन का जो बैलेंस होगा उसको हम चेक करेंगे और उसके आधार पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, महीने का पहला दिन नहीं, महीने का आखिरी दिन, जो आखिरी दिन होगा वो हमारा माना जाता है सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इनटू में एसबीआई का रेट, जो भी एसबीआई का रेट है, माइनस जो एम्प्लॉयर आपसे रेट चार्ज कर रहा है। यदि मैं इन सबको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो एक महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, और अगर पूरे साल का निकालना है तो 12 से डिवाइड नहीं करूंगा तो अल्टीमेटली पूरे साल का ही आ जाएगा। अल्टीमेटली किसका रहेगा? पूरे साल का रहेगा। बट अगर मंथली निकालना होगा तो डिवाइड बाई क्या कर दूंगा मैं? 12 कर दूंगा। बोलो क्लियर हुई बात? ये सर बिल्कुल क्लियर हुई। अब सुनो, ये जो लिखा ना सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस का मतलब क्या है? तो सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब है एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच लोन ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने का जो आखिरी दिन होगा वो आखिरी दिन कहलाएगा सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस। लेकिन जानते हो इस वाले वैल्यू ऑफ परक्यूजिट की दो एक्सेप्शंस हैं सर। मतलब ये कि दो केस के अंदर अगर आपने लोन लिया है और आपको फायदा भी पहुंच रहा है, एसबीआई रेट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिला है, बट फिर भी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट में जीरो काउंट किया जाएगा। मतलब उसके बावजूद भी दो केसेस ऐसे हैं जहां आपका वीओपी जीरो काउंट किया जाएगा। ये होते हैं एक्सेप्शनल केसेस। कौन से केस बताइए? एक्सेप्शनल केसेस। तो देखिए एक्सेप्शनल केसेस में पहला पॉइंट क्या रहा है? where aggregate amount of all such loan during a particular year is up to ₹20,000। देखिए बात को ध्यान से सुनिए, अगर एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से 20,000 तक का लोन लिया है, यानी पैटी लोन लिया है, पैटी लोन समझते हो जो बहुत छोटे छोटे अमाउंट का होता है, तो 20,000 रुपए तक का लोन लिया, तो गवर्नमेंट ने कहा, सीबीडीटी ने कहा कि भाई देखो 20-20 हज़ार का लोन तो आमतौर पे सैलरी के अगेंस्ट ही मिल जाता है, तो ये लोन नहीं है, तो इसके ऊपर अगर कोई कंसेशन मिल भी रहा है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट में कोई काउंटिंग नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मेरा एम्प्लॉयर है। मैंने एम्प्लॉयर को बोला सर मुझे ना 15,000 रुपए की जरूरत है, क्या आप मुझे लोन दे देंगे? एम्प्लॉयर ने कहा हाँ 15,000 रुपए ले जाओ 5% ब्याज पे। कितना परसेंट? 5%। लेकिन यही लोन अगर मैं एसबीआई से लेता तो मुझे पड़ता 8% का। कितना? 8%। तो इस केस में आपके मन में आ रहा होगा सर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ले लो 3% ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा लोन का अमाउंट 20,000 से कम है। तो सरकार ने रियायत दे दी है कि 20,000 से कम का लोन अगर है, पैटी कैश लोन है, तो उस केस में आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट जीरो काउंट किया जाएगा, वो इस हिसाब से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। दूसरा यहां पर ये बोला है कि रूल 3A में कुछ बीमारियां लिखी हुई हैं। अगर उन बीमारियों से आप ग्रसित हैं और उसकी वजह से आप लोन ले रहे हैं, तो ऐसे केस में वो लोन चाहे कितने भी रुपए का क्यों ना हो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कितना भी बैलेंसिंग फिगर क्यों ना हो, आपका वीओपी जीरो काउंट किया जाएगा। जैसे अगर मैं एक आधा एग्जांपल लूं, तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस की समस्या भारत में बढ़ती ही जा रही है। आप ऐसे समझिए हर 10 में से एक इंसान को ट्यूबरक्लोसिस की दिक्कत हो रही है, फेफड़ों में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया। तो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को इसमें ऐड किया गया। कैंसर कई टाइप के हो चुके हैं, कैंसर आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। सबसे ज्यादा आजकल जैसे आप देखते हैं ब्लड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये सबसे ज्यादा फैले पड़े हैं, तो इसको भी इस बीमारी की लिस्ट में ऐड किया गया है। तो इस
स्पेसिफाइड लिस्ट रूल 2A में जो लिस्ट दे रखी है, अगर उन बीमारियों से एम्प्लॉय जो है वो जूझ रहा है और उसके चलते, उसकी ट्रीटमेंट के चलते उसने अपने एम्प्लॉयर से कोई लोन लिया है। अब मान लीजिए एम्प्लॉयर से उसने लोन लिया 2 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI का 10%, बट एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुम्हें ये लोन पूरा का पूरा फ्री में दे रहा हूं, तो फ्री में देने के बावजूद भी 10% आपका VOP नहीं माना जाएगा, आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट को जीरो काउंट किया जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने जो लोन दिया वो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं बल्कि उसमें भी स्पेसिफाइड डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए दिया गया, जो कि रूल 2A में दिखाया गया है। तो लिखा हुआ इफ एम्प्लॉयर हैज गिवन लोन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके स्पेसिफाइड डिजीज के लिए कोई लोन देता है गिवन अंडर रूल 3A, और ये बात कहां लिखी हुई है, रूल 3A में लिखी हुई है, लाइक कैंसर और ट्यूबर क्लासेस एक्सेट्रा, पूरी मैंने लिस्ट नहीं बनाई यहाँ पर, देयर इज नो वैल्यू ऑफ परक्विजिट, ऐसे में कोई भी आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं ट्रीट किया जाएगा। अब एक बार ना मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं, हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि यदि एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से कोई लोन लेता है और SBI के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉयर कम चार्ज कर रहा है, तो वो जितना कम चार्ज कर रहा है वो एम्प्लॉय का बेनिफिट बन जाएगा, और जो वो बेनिफिट होगा वही एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा एज अ वैल्यू ऑफ परक्विजिट। हमने ये पढ़ा अपने पास, ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई लोन वगैरह लेता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरे साल पेमेंट नहीं करता, और कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉय रेगुलर हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट अपनी प्रिंसिपल अमाउंट से कटवाता रहता है। तो इसके अंदर हम 2 केसेस पढ़ेंगे, इसके अंदर ना हम 2 केस पढ़ेंगे। किसके अंदर? इंटरेस्ट के अंदर। पहला केस ये पढ़ेंगे जहां पर हमारे यहाँ पर जो पेमेंट है वो ईयरली बेसिस पर हो रही है, पेमेंट ऑन ईयरली बेसिस। तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहां पर हर बार आपको प्रिंसिपल से कोई अमाउंट माइनस बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर महीने। बट दूसरा वाला केस है जहां पर हम बोलेंगे पेमेंट वॉज मेड ऑन रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब है कि या तो आपने कोई किस्त सी बांध दी है कि अभी लोन आप ले जाओ और हर महीने तुम्हारे इतने इतने पैसे तुम्हें पे करने पड़ेंगे। मान लो 1 लाख का लोन है, तो मैंने कहा कि सर एक काम करना, मेरे हर महीने मैं आपको हर महीने पे करता रहूंगा 8-8 हज़ार रुपए। हो सकता है मैंने ऐसी कोई किस्त बांधी हो, तो वो यहाँ पर आएगी। पेमेंट जो किया जा रहा है वो एक रेगुलर इंटरवल में किया जा रहा है। अब इसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो इसको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, और इस वाले पार्ट को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया हुआ है। इन दोनों से आपको ये कॉन्सेप्ट अपने अपने पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को प्लीज आप लोग पढ़िए। लिखा हुआ है अ पर्सनल लोन ऑफ ₹5 लाख। एक एम्प्लॉय ने एक पर्सनल लोन लिया है 1 जुलाई 2023 को, ऑन विच इट चार्ज इंटरेस्ट 6.75% पर एनम। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को पर्सनल लोन दिया 5 लाख रुपए का, और ब्याज दर क्या चार्ज किया? 6.75% पर एनम चार्ज किया, ठीक है। द एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, यानी अभी तक उसने कोई रीपेमेंट नहीं की, मतलब ये वाला केस आ गया। और करके मैं लिख सकता हूं और नो रीपेमेंट, और करके लिखूंगा नो रीपेमेंट, कि अभी तक कोई रीपेमेंट नहीं हुई है। तो लिखा हुआ है कि अभी तक उसने पूरे लोन को आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है, कोई अभी पेमेंट नहीं किया है। एज्यूम करना है कि सेम लोन, सेम पर्सनल लोन यदि वो SBI से लेता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस तारीख को 1/4/2023 को, जिस तारीख को उसने लोन लिया है उस तारीख को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 12.75%। कितना? 12.75%। सर एक बात बताइए, लोन तो 1 जुलाई को लिया है, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 अप्रैल का लिया हुआ है। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा मैंने आपको गलत बता दिया, लोन लेने वाली डेट नहीं बल्कि साल का पहला दिन यानी 1 अप्रैल का जो SBI का इंटरेस्ट होगा वो माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि 1 जुलाई को चेक करेंगे SBI का रेट क्या चल रहा है, नहीं, 1 अप्रैल का चेक करेंगे 2023 का, ठीक है। थोड़ी मुझसे गलती हुई, प्लीज माफ करना, उसको रेक्टिफाई कर देना, ठीक है। फ्लो में थोड़ा सा मैं डेट को लेकर थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, गलती मुझसे क्या हुई है, आई एक्सेप्टेड, मुझसे गलती हुई है। गलती ये हो गई, गलती क्या हुई छोड़ो, अभी ये समझो कि आपने लोन कभी भी लिया हो अपने एम्प्लॉयर से, बस ईयर याद रखना है किस साल लिया, उस साल के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को SBI का जो रेट होगा वही स्टैंडर्ड रेट आपको फॉलो करना है और उसी से आपको कंपेयर करना है। इसीलिए यहाँ पर लोन लिया गया था 1 जुलाई को और SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जा रहा है 1 अप्रैल को, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। उस चीज के लिए प्लीज माफ करना। आओ अब इस बात को हम समझते हैं अपने पास। तो सुनिए, यहाँ पर एक एम्प्लॉय ने 5 लाख रुपए का अपने एम्प्लॉय से लोन लिया, जिस पर वो ब्याज कितना पे कर रहा है? 6.75। लेकिन सेम लोन अगर वो SBI से लेता तो उसको पड़ता 12.75 का। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं ऐसे में एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट हुआ, कितना परसेंट? सर 6%।
एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट हो रहा है, हर साल 6% का बेनिफिट हो रहा है। यही जो उसको बेनिफिट हो रहा है ये उसकी सैलरी में ऐड कर दो एज अ वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। सो सिंपल। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू कितना, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू में SBI रेट माइनस एम्प्लॉयर रेट। अगर पर मंथ का निकालना है तो 12 से डिवाइड कर दो, और पूरे साल का निकालना है तो कोई डिवाइड मत करो, क्योंकि पूरे साल का एक, क्योंकि यहां पर जो रेट है वो पर एनम के हिसाब से है। आपने लोन कितने का लिया, सर हमने तो लोन लिया था 5 लाख रुपए का, ये लीजिए 5 लाख। SBI के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दिस इज 12.75%, और आपके एम्प्लॉयर ने कितना चार्ज किया, 6.75% पर एनम। इट मीन्स 5 लैक्स में बेनिफिट पहुंचा मुझे 6% का, तो ये आपका आ गया 30,000 रुपीज। दिस 30,000 रुपीज इज ट्रीटेड एज अ वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर कंसेशनल लोन। समझ रही बात। तो ये मेरी सैलरी में ऐड हो जाए, क्योंकि मुझे इतने का बेनिफिट पहुंच रहा है, ये मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा, मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस न्यूमेरिकल से आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले से आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा कि अगर एक रेगुलर इंटरवल में हम टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में क्या तरीका होगा। ठीक है, आओ देखो, हाउसिंग लोन टेकन बाई एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के द्वारा हाउस लोन लिया जाता है अपने एम्प्लॉयर से, एक एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर से एक हाउस लोन लिया जा रहा है एट द रेट 6% पर एनम। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2023 से 6 लाख रुपीज। 1/4/2023 को अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है, 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए। एम्प्लॉय पेड 12,000 रुपए पर मंथ टूवर्ड प्रिंसिपल ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। एम्प्लॉय ये बोल रहा है कि मैं इकट्ठा पेमेंट नहीं करूंगा, मैं हर महीने थोड़ी पेमेंट करते चलूंगा किस्तों के अंदर। और वो पहली किस्त की पेमेंट कब करेगा, हर महीने की 5वीं तारीख को, एवरी मंथ की 5 तारीख को वो कितनी पेमेंट करेगा, 12,000 रुपए पे करेगा। कितना, 12,000 रुपए। तो चलिए मैं एक टेबल के थ्रू इसको समझाता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैं बेहतर बना पाऊं। देखिए मैं यहां पर बात करूंगा आपके साथ मंथ की, ये लीजिए पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। यहां पर सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 12 महीने पूरे। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट मंथ, दिस इज योर सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ, 10th मंथ, 11th मंथ एंड 12th मंथ। ठीक है, तो ये 12 महीने की मैंने एक पूरी सीरीज बना दी है। अब मुझे एक बात बताओ, उसने लोन कितने का लिया था, 1/4/2023 को लिया था 6 लाख का लोन, और वो क्या कर रहा है, हर 5 तारीख को वो क्या कर रहा है, हर 5 तारीख को वो 12,000 पे कर रहा है। 1 तारीख को लोन लिया तो 5 तारीख को उसने 12,000 पे कर दिए होंगे ना। तो मुझे बताओ लोन कितने का था, 6 लाख का। 6 लाख में से उसने 5,000 पे कर दिए, 6 लाख में से उसने 5,000 पे कर दिए, तो कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा होगा, ये रहा 5,88,000। कितना, 5,88,000। तो यहां पर मैं लिखूंगा रुपीज 5,88,000। ठीक है, इसके बाद उसने मई की 5 तारीख को 5th ऑफ मई को दोबारा 12,000 की पेमेंट की होगी। तो अब जब 12,000 की पेमेंट की होगी तो अब महीने का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा, दिस इज 5,76,000। फिर उसने जून की 5 तारीख को 12,000 की पेमेंट की होगी। तो अब जब 12,000 की पेमेंट की होगी तो दिस इज 5,54,000। फिर उसने 12,000 की पेमेंट की होगी तो दिस इज 5,32,000। ठीक है, 12,000 की पेमेंट करने का इतना बचा होगा। एक मिनट, 12,000 की पेमेंट की ना तो ये 5,42,000 आएगा। ठीक है, 5,42,000, 5,42 भी नहीं 52 आएगा। मैंने ऊपर से गलत किया भाई, यहाँ से 12 माइनस करेंगे, 12 4 6, ठीक है 6, और यहाँ से 12 माइनस करें तो 5,52,000 आएगा। फिर यहाँ 12 माइनस करेंगे तो ये 5,40,000 आ जाएगा, 5,40,000।
फिर 12,000 पेमेंट करेंगे। तो अब मैं ये पूरी सीक्वेंस जो है उसको एक बार ले देता हूँ। 5,40,000, फिर 5,28,000, 5,16,000, 5,28,000, 5,16,000, फिर 12,000 पे करेंगे तो 5,04,000, फिर 12,000 पे करेंगे तो ये आपका रहेगा 4,92,000, फिर हम अपने पास 12,000 पे करेंगे तो ये आपका रहेगा 4,80,000 रुपये, 4,80,000, फिर हम 12,000 पे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4,68,000, ठीक है। और फिर हम 12,000 पे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4,44,000, ठीक है। 1 मिनट, 4,68,000 और ये 4,56,000 आएगा, 12,000 पे करके 4,56,000, 4,58,000। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो होता है ना सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ये देखिए लिखा है ना सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब होता है एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग ऑफ ईच लोन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। मंथ का आखिरी, अगर हम देखें तो अप्रैल में 1 तारीख को लोन लिया, बीच में रीपेमेंट की तो 30 अप्रैल को उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा, 5,88,000। इसी तरह मई मंथ के आखिरी दिन 31 मई को बैलेंस कितना बचा, 5,76,000 पेमेंट करने के बाद। फिर जून महीने के आखिरी में 30 जून को बैलेंस कितना बचा, 5,64,000। इसी को अगर मैं सम कर दूं तो ये बन जाता है सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्या बन जाता है ये, सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो मैं इनको सम कर देता हूं, ठीक है। चलिए भैया कैलकुलेटर देता, आपकी जरूरत पड़ गई हमें। 5,88,000, 5,76,000, 5,64,000 प्लस 5,52,000, 5,40,000, 5,28,000, अरे यार गलती हो गई, 5,88,000 प्लस 5,76,000, 5,64,000, 5,52,000, 5,40,000, 5,28,000, 5,16,000, 5,04,000, 4,92,000, 4,80,000, 4,68,000, 4,58,000. This is 62,66,000. This is 62,66,000. ये जानते हो हमारा क्या निकला है, दिस इज द सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कि जितना भी मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उसका सम कर दिया, सम मतलब टोटल कर दिया। तो ये जो फिगर निकल के दिस इज कॉल्ड सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस। बोलो क्लियर है? यस सर बिल्कुल हमें क्लियर है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे ये बताओ, ये चीज हमारे पास आ गई ना, अब फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, ये देखिए फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू में एसबीआई रेट माइनस एम्प्लॉयर रेट। ये बताओ ये कितना है, सम ऑफ मंथली बैलेंस। अच्छा अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हर महीने का वीओपी आ जाएगा, और 12 से डिवाइड नहीं करूं तो पूरे साल का वीओपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हमारा है 62,66,000, 62,66,000। एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे 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 इसमें एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दे रखा। हाउसिंग लोन टेकन एम्प्लॉय इतना उतना, अच्छा 1 मिनट रुको मैं जरा क्वेश्चन में देख लूँ एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। भाई एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है ना, हाउसिंग लोन 6, और 1 मिनट दोस्तों मैंने जहाँ से क्वेश्चन दिया है ना उस क्वेश्चन को एक बार मैं देख लेता हूँ, इसमें कहाँ दे रखा है, प्रिंसिपल 5th, हाँ एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ठीक है। कितना है बताइए, 10% पर एनम। एम्प्लॉयर ने कितने में दिया, 6 में। एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10, तो 10 माइनस 6%, 10% माइनस 6% डिवाइडेड बाई 12 अगर मुझे हर महीने का चाहिए तो अगर मैं इसको बोलूँ 10 में से 6 तो कितना बचा, 4% का फायदा पहुंचा। तो 62,66,000 इंटू 4% डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका आ गया, 1 मिनट, ये आपका आ गया 62,66,000 इंटू में 4% डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 20,886,
ठीक है। अच्छा मुझे ना थोड़ा सा टोटलिंग पे डाउट आ रहा है, ये जो टोटल क्या है ना इस पे डाउट आ रहा है थोड़ा सा, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। 5,88,000 5,88,000 प्लस 5,76,000 5,64,000, दोस्तों आप उधर चेक करते रहना, प्लस 5,52,000 प्लस 5,40,000 5,28,000 5,16,000 प्लस 5,04,000 4,92,000 4,80,000 4,68,000 प्लस 4,56,000, दिस इज 64,64। हाँ मैं कह रहा था ना कुछ गलती लग रही है, ये आपका 64,64 आएगा दोस्तों। दिस इज 64,64,000 64,60,000, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला इस गलती के बारे में? दोस्तों ऐसे पता चला क्योंकि हम इन क्वेश्चनों को ना कई सालों से करा रहे हैं, ये आज पहली बार नहीं कर रहे, कई सालों से करा रहे हैं, तो कुछ फिगर ना हमें याद हो जाती है, और याद जब हो जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ फिगर अलग से आई है, तो तुरंत डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ भाई कुछ तो गलती है, ठीक है। तो ये होता है। सर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हमें तो हर चीज़ बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि आप नालायक हो ना भी। क्या बोल रहे हो सर? अरे भाई अभी सीख जाओगे यार, प्रैक्टिस तो करोगे तब हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 20,880 रुपये, यानी हर महीने आपकी सैलरी में ऐड होता जाएगा 20,880, मल्टीप्लाई 12 कर दोगे पूरे साल का वीओपी आ जाएगा। बोलो समझ नहीं बात? तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालते हैं इन केस ऑफ बताइए जब भी कोई एम्प्लॉय क्या लेता है, अपने एम्प्लॉय से लोन लेता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी आप इससे नोट करेंगे, फिर एक और वैल्यू ऑफ परक्विजिट करेंगे, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास आगे के टॉपिक्स की। देखिए ये जितने भी टॉपिक्स है ना, पता है इसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट। बोलिए क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स। तो अभी जितने भी चीजें कर रहे हैं, जैसे अभी हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा अपने पास कि अगर कंसेशनल लोन पर अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई लोन जैसी सुविधा दी है, तो दोस्तों इसी सुविधा को हम फ्रिंज बेनिफिट के नाम से जानते हैं। और खाली यही नहीं, अभी मैं आज की क्लास में जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा सारी की सारी फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। मतलब अभी जो बोर्ड पे आप ये लिखा देख रहे हैं, दिस इज ऑल काइंड बी व्हाट? फ्रिंज बेनिफिट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा हुआ है ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड एकोमोडेशन रूल 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज नंबर 2। ये क्या बोलता है? देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमको ये समझाता है कि मान लीजिए एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कहा कि तुम एक काम करो, तुम अगर कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो जाइए, ट्रैवलिंग वगैरह पे जो भी होगा सब हम देख लेंगे। तुम्हें वहां पर रहना वहना होगा क्योंकि तुम होटल वगैरह में स्टे करोगे, हम देख लेंगे। अच्छा तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी हैं, हाउस होल्ड मेंबर्स भी हैं, चलिए कोई बात नहीं, उनको भी ले जाओ, जो भी खर्चा होगा हम देंगे। तो इट मीन्स एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग का, आने जाने का, टूर करने का और रहने का जो भी किराया है, जो भी खर्चा पानी है, वो सब एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो रूल नंबर 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि अगर ये सारे खर्चे एम्प्लॉयर मैट कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो ऐसे केस में ये एम्प्लॉय की क्या बन जाएगी? सैलरी का पार्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 15 हमने पढ़ा था कि अगर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो एम्प्लॉयर के द्वारा जो कुछ भी दिया जा रहा है वो सब एम्प्लॉय के हाथों में क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। और वो भी कौन से हेड में? सैलरी हेड में। तो इसीलिए यदि एम्प्लॉयर ने अगर अपने एम्प्लॉय को कोई टूर, ट्रैवल वगैरह कोई सुविधा दी है, सुविधा इन द सेंस कि आप जाइए, जो भी खर्चा होगा आप कर देना, बाद में मुझसे रिम्बर्स करवा लेना, या अगर तुम कोई ट्रैवल पे जाना चाहते हो तो हम तुम्हारा पूरा बुकिंग सब कर देते हैं, तुम जाके अपना घूम घाम के आ जाओ अपनी फैमिली मेंबर के साथ। तो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड परक्विजिट। और परक्विजिट में भी क्या है? ये फ्रिंज बेनिफिट है। क्या है ये? फ्रिंज बेनिफिट, ठीक है। तो देखिए हेडिंग हमारी ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन रूल नंबर 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 2। अच्छा रूल की बात जब हम करते हैं तो इनकम टैक्स रूल 1962 का जिक्र होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द एक्सपेंसेस आर पेड और रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। देखिए पेड और रिम्बर्स्ड में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। देखिए पेड का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर ये बोलेगा कि आप जाके सुविधा लो, पेमेंट मैं कर दूंगा। दूसरा केस होता है कि वो एम्प्लॉय को बोलता है पेमेंट तुम कर देना, मुझे आगे पूरा बिल बता देना, मैं तुमको पे कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड रिम्बर्समेंट। दैट इज कॉल्ड रिम्बर्समेंट। तो अगर कोई खर्चा पे किया गया है, रिम्बर्स किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, किसके द्वारा बताइए? एम्प्लॉयर के द्वारा, फॉर एनी हॉलीडे अवेल्ड ऑफ बाय एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय ने क्या अवेल किया है? छुट्टियां अवेल किया, हॉलीडेज पर वो घूमने के लिए गया है। और एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, या फिर एम्प्लॉय का कोई भी मेंबर जो उसके घर में रहता हो, हाउस होल्ड में रहता हो।
अदर देन एलटीसी। एलटीसी मतलब होता है, अभी हम लीव ट्रैवल कंसेशन की बात नहीं कर रहे, बेसिकली एलटीसी भी एक परक्विजिट होता है, मैं आगे आने वाली क्लास में समझाऊंगा, बट अभी मान के चलिए मैं एलटीसी की बात नहीं कर रहा हूं, लीव ट्रैवल कंसेशन की बात नहीं कर रहा हूं। शेल बी डिटरमाइन एज द सम, इसको डिटरमाइन किया था, इसमें जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकाली जाएगी वो लिखा है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सच एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर ने खर्चा पानी किया है आपके लिए, वही आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लिया जाएगा और वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा इन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, इन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। बोलो क्लियर है? अच्छा चलिए, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ इतना पार्ट समझ आया? कोई दिक्कत है यहां तक? देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्सपेंसेस जो है वो मेट करता है एम्प्लॉयर या रिम्बर्स करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के खर्चे के लिए, और खर्चा किसका? टूरिंग का, ट्रैवलिंग का और अकोमोडेशन का, तो ऐसे में वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लिया जाएगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लिया जाएगा जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे पे किया वो आपका वीओपी मान के सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। बोलो बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये जो 3 पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है और मेरी बात को एक एक करके ध्यान से सुनेंगे सभी के सभी लोग, ठीक है? पहला पॉइंट, वेयर सच फैसिलिटी इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मलिटी टू ऑल employee, the value of benefit shall be taken to the value at which such facilities are offered by other agencies। ये वाला पैरा हमको ये समझाता है कि मान लीजिए एम्प्लॉयर के द्वारा वो टूर, ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन अपने खुद के रिसोर्सेज के द्वारा दी गई है। मतलब कहने का ये कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि मेक माई ट्रिप वाले हैं, ठीक है? मान लो मेक माई ट्रिप वाली कंपनी जो कि टूर एंड ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन का काम करती है, उसने अपने एम्प्लॉय को ये सुविधा दी है। इसका मतलब ऑनर के अपने खुद के रिसोर्स थे। अभी ऊपर तो ये था कि ऑनर ने कहा था तुम जाके कर लो जो करना हो, किसी और के रिसोर्स थे। नीचे वाले पॉइंट में ऑनर के अपने खुद के रिसोर्स हैं, और जब अपने खुद के रिसोर्स होते हैं तो एम्प्लॉयर ये बोलता है कि भाई क्योंकि ये मेरे अपने खुद के रिसोर्स हैं तो इसकी कीमत को कैसे निकाला जाए। तो या तो एक काम करो कि मैं जो पब्लिक से चार्ज करता हूं वो तुम्हारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लो। सरकार ने कहा नो, ऐसा मत करो। तुम्हारे ही जैसी कोई और एजेंसी अगर यही काम करती है और वो पब्लिक को इसी टूर का जो पैकेज डिसाइड करके देगी, वही पैकेज का अमाउंट तुम्हारे एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर एज अ वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऐड कर दिया जाएगा। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है? लेट सपोज कि मैं मेक माई ट्रिप का एम्प्लॉयर हूं, मतलब कंपनी मेरी अपनी है, ठीक है, मेक माई ट्रिप, और मैंने अपने एम्प्लॉयज में से चुनिंदा एम्प्लॉयज को ये बोला कि भाई सुनिए एम्प्लॉयज, आप मेरी बात को सुनिए, मैं आप सबको ना एक पैकेज देना चाहता हूं। तुम छुट्टी पर जाओ, 4 दिन की छुट्टी लो और जाके तुम जो जहां भी रहना चाहो, हमारे डिफरेंट डिफरेंट होटल्स है, एकोमोडेशन है, टूर ट्रैवलिंग का काम तो हमारा ही है, तो तुम उसी चीजों से अपने लिए एक अच्छा सा टूर प्लान कर लो। जो भी खर्चा पानी आएगा मैं पे करूंगा। मेरी बात को सुना, मैंने अपने एम्प्लॉय को अपने खुद के रिसोर्स दिए, तो ऐसे में ये कहा गया कि उनकी सैलरी में कितना ऐड किया जाएगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना डिटरमाइन किया जाएगा। तो यहां पर आंसर निकल के आता है कि वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो डिटरमाइन किया जाएगा ना, वो ऐसे डिटरमाइन किया जाएगा कि आप ही के जैसा जो दूसरा इंसान है, दूसरी कोई एजेंसी है, दूसरी कोई कंपनी है, वो सेम पैकेज उस जगह का, जहां भी आप अपने एम्प्लॉय को भेजो, उस जगह का जो वो पैकेज ऑफर कर रहा होगा, वो ऑफर अमाउंट इन लोगों की, मेरे एम्प्लॉय के सैलरी के अंदर एज अ वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऐड कर दिया जाएगा। सर हमें इतना लंबा चक्कर क्यों काटना पड़ रहा है? आप जो पब्लिक से चार्ज करते हो वही मान लेता ना, वैल्यू ऑफ परक्विजिट ज्यादा बेहतर होता। देखिए गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज हो सकता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ साझगांठ हो गई हो। एम्प्लॉयर ये बोले कि मैं तो आमतौर पे पब्लिक से ये पैकेज 50,000 में लेता हूँ, लेकिन तुम क्योंकि मेरे एम्प्लॉय हो तो मैं तुम्हें ये पैकेज 5,000 का दे दूंगा, तो अल्टीमेटली उसकी सैलरी में कितना ऐड होगा? 5,000, जो कहीं ना कहीं गलत है। देखा जाए तो इससे तो टैक्स की चोरी हो सकती है। हर इंसान अगर यही अपने लेवल पे करने लगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? ये सब प्रॉब्लम तो हो जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला कि यदि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपने खुद के रिसोर्सेस यूज करने की सुविधा देता है, तो ऐसे में वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा कि जो तुम्हारा जो भी कॉम्पिटिटर या तुम्हारे ही जैसी जो एजेंसीज हैं, वो जो पब्लिक को सेम ऑफर डील करती हैं, उसका जो अमाउंट होगा वो आप के एम्प्लॉयज की सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा एज अ वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ठीक है, तो ऊपर वाले केस के अंदर एम्प्लॉयर के अपने रिसोर्स नहीं थे, यहां पर एम्प्लॉयर के अपने खुद के रिसोर्सेस हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की।
If employee is an official tour and expenses incurred in respect of any member of his household accompanying him, the amount of the expenditure incurred shall also be a fringe benefit or amenity। देखिए क्या होता है, अभी हम ऊपर एक चीज पढ़ रहे थे, यहाँ पर जब हमने पढ़ा था ना तो हमें थोड़ा अटपटा सा फील हुआ नहीं हुआ? आप बताओ, आपको अटपटा सा लगा नहीं लगा? सर हमें कहाँ से अटपटा लगेगा, हमें तो कुछ लगता ही नहीं सर। अरे लगा होगा भाई, जब मैंने यहाँ पर बोला होगा ना कि अवेल्ड बाय एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ इट्स हाउस होल्ड, तो आपको फील हुआ होगा कि सर एम्प्लॉय तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन अब एम्प्लॉय के घर वाले भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या घर वालों का भी खर्चा पानी एम्प्लॉयर उठाएगा? बताओ, एक टाइम के लिए मन में आया था नहीं आया था? देखो अगर आया था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया था तो क्यों नहीं आया था, जरा मुझे रीजन बताना कि क्यों नहीं आया। सर उतना हम सोच ही नहीं पाए। सर आप कैसे हमसे अंदाजा लगा सकते हो कि हम इतना सोच पाएंगे? अरे अंदाजा क्यों नहीं लगा सकता भाई, हमारी अराउंड 30 क्लासें हो चुकी है, क्या अभी भी आप इनकम टैक्स में अंदाजा नहीं लगा सकते कुछ? क्या इनकम टैक्स में एक कदम आगे बढ़ के नहीं सोच सकते? अरे सर बहुत सोचा लेकिन अब पीछे कर लिए कदम। अबे इधर आओ, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहा, पीछे कर लिए कदम, सोचने की बात कर रहा हूँ। इधर बातें करवा लो, इधर आओ। सर हम तो बातें कर ही नहीं रहे, बातें तो आप बना रहे हो। अरे मैं नहीं बना रहा, तुम ही बना रहे हो। आओ इधर सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि एम्प्लॉय तक तो बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अब ये एम्प्लॉय के घर वाले भी आ चुके हैं इसके अंदर, तो क्या घर वालों का भी खर्चा एम्प्लॉयर पे कर सकता है? तो देखिए अगर घर वालों का भी खर्चा, अब एक बात बताओ, मैं किसी एम्प्लॉय को बोलूंगा जाके ना 3-4 दिन अपना ऋषिकेश में, हरिद्वार वगैरह में गंगा स्नान कराना, जाके आराम से मस्ती से, अब वो अकेला जाएगा क्या? सोच के देखो जरा, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वो अकेले खुद मना कर देगा, सर रहने दो, अकेले क्या कहाँ ही जाऊंगा, और अपने बीवी बच्चे साथ लेकर जाऊंगा, मम्मी पापा के साथ जाऊंगा। तो इट मीन्स हर एम्प्लॉय अपनी फैमिली के साथ जाना ऐसी जगहों पर पसंद करता है। तो अगर फैमिली का कोई मेंबर ले आ रहा है वो, और ऐसे में वो खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो यस इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, यस इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, और इसको भी हम फ्रिंज बेनिफिट का ही दर्जा देंगे। यानी जो एम्प्लॉय को मिल रहा है वो तो है ही फ्रिंज बेनिफिट, और साथ में एम्प्लॉय के जो हाउस होल्ड वाले मेंबर्स हैं उनको भी जो ये सुविधा दी जा रही है, दैट इज ऑल्सो भी कंसिडर एज अ फ्रिंज बेनिफिट। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि कोई एम्प्लॉय यदि कोई एम्प्लॉय का ऑफिशियल टूर है, ठीक है, और जो एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जा रहे हैं वो किसी भी मेंबर ऑफ इट्स हाउस होल्ड, मतलब एम्प्लॉय के किसी भी मेंबर हाउस होल्ड, घर के किसी भी सदस्य के लिए अगर कोई खर्चा पे किया है जबकि वो था ऑफिशियल टूर, तो ऐसे में जो अमाउंट इंकर्ड किया गया ना, जो अमाउंट खर्चा किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा, उसे फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एम्प्लॉय के केस में ट्रीट किया जाता है। तो आप बातों को थोड़ा आराम से और ध्यान से सुनना। ऊपर वाले केस में क्या था बताओ? एम्प्लॉय का अपना रिसोर्स नहीं था, नीचे वाले में एम्प्लॉयर का अपना, सॉरी ऊपर वाले में एम्प्लॉयर का अपना रिसोर्स नहीं था, नीचे वाले में एम्प्लॉयर का अपना रिसोर्स था। यहाँ पर हमने बात की उसके घर वालों को, तो घर वालों को भी जो सुविधा दी जा रही है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फ्रिंज बेनिफिट, ठीक है। इसके बाद है हाउएवर वेयर एनी ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज अ वेकेशन, द वैल्यू ऑफ सच फ्रिंज बेनिफिट शैल बी लिमिटेड टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू सच एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे और वेकेशन। चलो इस बात को मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि लेट सपोज कि ऑफिशियल टूर था, और अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आपको ना एक थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, पक्का दे दूँ? चलो ठीक है, दे दो। देखो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब अपने पास सी की ट्रेनिंग करता था, ठीक है, तो क्योंकि ऑडिट वगैरह के काम से हमें बाहर जाना ही पड़ता था हमेशा, ठीक है, तो ऑडिट के काम से हम लोग बाहर जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हमको जो ऑडिट मिली थी वो गुजरात की मिली थी, और गुजरात में ना द्वारका एक जगह है, वैसे दिल्ली में भी एक द्वारका नाम की जगह है बट गुजरात में भी है, ठीक है, तो वो समुद्र के जस्ट पास में ये द्वारका वाली जगह। तो वहां पर हमको एक बैंक ऑडिट मिली, हम बैंक ऑडिट पे गए। तो मैं और मेरे जो सीनियर सर थे हम दोनों ऑडिट पे गए। अब आपको कहोगे सर 2 ही लोग गए और क्यों नहीं गए? तो हुआ ये था कि हम जब 2 लोग जा रहे थे तो हम ज़्यादा भीड़ लेकर नहीं जाते थे, बिकॉज की भीड़ में क्या होता था, जो हमारा ऑफिस है दिल्ली में वो ऑफिस खाली हो जाता था, तो ऑफिस में भी कुछ लोग होने चाहिए, तो हम सेलेक्टिव लोग ही जाते थे। सेलेक्टिव में सर हो गए और मैं हो गए, तो हम ही दोनों जाया करते थे। तो जब हम दोनों जाते थे वहाँ पर ऑडिट के लिए, तो ऐसा हुआ कि गुजरात के अंदर हम लोग गए, तो गुजरात में ना कई सारे मंदिर हैं, मतलब कभी हमने ऐसा फील नहीं किया था कि गुजरात में ऐसा भी कुछ एटमॉस्फेयर हमको मिलेगा देखने के लिए। तो गुजरात में मंदिर वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मिले हमें वहाँ पे। तो हमने सोचा एक काम करते हैं कि हम अपने फैमिली मेम्बर को भी बोल देते हैं कि वो फ्लाइट लेके गुजरात आ जाएं और आराम से इस ऑफिशियल टूर को अनऑफिशियल टूर में कन्वर्ट कर दें। उधर सर ने कहा मैं अपनी वाइफ को बुला लेता हूँ, और इधर मैंने कहा कि मैं काम करता हूँ अपने भाई को बुला लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया, सर ने अपनी वाइफ को बुलाया और मैंने अपने भाई को बुलाया। तो सर की वाइफ और जो मेरे भाई थे तो वो दोनों के दोनों फ्लाइट से तुरंत गुजरात में आ गए।
ठीक है, उसी दिन की सुबह की फ्लाइट ली, 2 घंटे के अंदर वो गुजरात पहुंच गए। और जब वो गुजरात पहुंचे तो हमारा ऑडिट का उस दिन लास्ट डे था, हमें ऑडिट करते हुए 4 दिन ऑलरेडी हो चुके थे वहां पे। तो जब तक हम ऑडिट कर रहे थे तब तक वो क्या था, एक ऑफिशियल टूर था। क्या था वो, ऑफिशियल टूर था। जैसे ही हमने अपनी फैमिली मेंबर्स को बुलाया, अब वो टूर कन्वर्ट हो गया है एक तरह के वेकेशन में, कि भाई वेकेशन में घूमने जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं। तो सनी का एक काम करता है, अभी 2-3 दिन और स्टे करेंगे यहाँ पर, और अब हम अपने फैमिली मेंबर के साथ घूमेंगे, अलग अलग मंदिरों के दर्शन करेंगे, गुजरात की ब्यूटी को देखेंगे, वहाँ की साफ सुथरी जगह को देखेंगे, वहाँ की पॉलिसीज को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही है, इसी बहाने ऑफिस के काम से निकले थे, वरना ऐसे प्रैक्टिकली जा पाना बहुत मुश्किल होता, बट क्योंकि ऑफिस के काम से गए तो चलो अपना पर्सनली काम भी कर लिया, घूम फिर भी आए, तो यस इट माइट बी पॉसिबल। अब सुना मेरी बात को ध्यान से, मैंने जब 4 दिन स्टे किया ना वहां पे, तो 4 दिन का खर्चा जब मेरे एम्प्लॉयर ने उठाया तो वो एक तरह का क्या था, ऑफिशियल टूर था। लेकिन 4 दिन के बाद अब जो मेरा एम्प्लॉयर मेरा खर्चा उठा रहा है और मेरे भाई का जो खर्चा उठा रहा है वो ऑफिशियल नहीं है, वो एक तरह का वेकेशन बन गया है। वो क्या बन गया, एक तरह का वेकेशन बन गया है। तो देखिए जब तक वो ऑफिशियल था ना तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक वो वेकेशन टूर ट्रैवल माना ही नहीं गया। जब आप ऑफिस के पर्पस से आ रहे हो तो क्या वो टूर ट्रैवल अकोमोडेशन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। वो तो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो ना, तो वो तो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा ही नहीं। लेकिन जैसे वो अनऑफिशियल हो गया, जैसे आपकी फैमिली का कोई मेंबर आ गया और आप घूमने फिरने निकल गए, तो वो ऑफिशियल टूर जैसे अनऑफिशियल में कन्वर्ट हुआ, उस दिन से लेकर जब तक आपने वो टूर परफॉर्म किया उस बीच जो भी खर्चे होंगे वो मेरी सैलरी में एज अ फ्रिंज बेनिफिट वो सैलरी के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। वो भी कब से, जब से ऑफिशियल टूर खत्म होगा और अनऑफिशियल टूर स्टार्ट होगा। उस दिन से लेकर उस दिन तक जो भी खर्चा होगा जो मेरा एम्प्लॉयर बियर करेगा वो मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा एज अ फ्रिंज बेनिफिट। आई होप इस एग्जांपल से आप इस पैरा को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। पैरा दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, एग्जांपल दिया, पैरा दोबारा पढ़ो। However, where any official tour is extended as a vacation, कोई भी ऑफिशियल टूर था जिसको आपने एक्सटेंड बढ़ा दिया, क्या बना दिया उसको, वेकेशन बना दिया आपने, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सच फ्रिंज बेनिफिट, और इस केस में जो इसकी वैल्यू है फ्रिंज बेनिफिट की, शेल बी लिमिटेड टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन, उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट उतनी मानी जाएगी इन रिलेशन टू सच एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे वेकेशन। जब से वेकेशन आपका शुरू हुआ तब से लेकर वेकेशन के खत्म होने तक जो भी खर्चा पानी होगा वो आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा। बट जब तक वो टूर ऑफिशियल टूर था उसमें जो भी खर्चा एम्प्लॉयर आपके लिए कर रहा था, इट्स अ ऑफिशियल एक्सपेंस विच इज नेवर बी एड इन द सैलरी। मेरी बात समझ पा रहे हो, वो सैलरी में ऐड नहीं होता। लेकिन जैसे ये अनऑफिशियल बना तो जो भी खर्चा आप मेरा एम्प्लॉयर कर रहा है वो मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा एज अ फ्रिंज बेनिफिट। आप बताइए, बात समझ आइए, ठीक है। तो आपको दोस्तों इतना डिटेल में और आराम से क्यों करा रहा हूँ, रीजन कि आपको हर एक चीज समझ आ रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हुए चलना। जब मैं बोलता हूँ कि फोकस करो, इस पर फोकस करो, इट मीन्स ये पॉइंट कहीं ना कहीं दिक्कत देता है, तभी मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस पॉइंट पे फोकस करो फोकस करो, तो मेरे इशारों को थोड़ा समझ जाया करो, ठीक है। अब एक बार देखना जरा, अब मैं एक एक करके पैराग्राफ को दोबारा पढ़ाऊंगा जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो जाए और कहीं कोई दिक्कत ना है एक भी पॉइंट के अंदर। तो जल्दी जल्दी एक बार करते हैं। कोई भी खर्चा या कोई भी रिम्बर्समेंट जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया एम्प्लॉय के लिए या एम्प्लॉय के मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के लिए, उस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकाला जाएगा। वो अमाउंट जो खर्चा किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय के बिहाफ पे, वो उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन के उसकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखा है, अगर कोई फैसिलिटी एम्प्लॉयर के द्वारा दी जा रही है जो कि एम्प्लॉय के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस केस में जो बेनिफिट है वो सेम फैसिलिटी जो दूसरी एजेंसी हायर कर रही है उसके में उसकी वैल्यू को आप वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लोगे। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर मेरा अपना खुद का रिसोर्स है तो मैंने चुनिंदा एम्प्लॉयज को वो सुविधा दी, सबको नहीं देता, चुनिंदा ही एम्प्लॉयज है जिनको मैं ये सुविधा देता हूं। तो ऐसे केस में जो सेम एजेंसी मेरी जैसे काम कर रही होगी वो जो पब्लिक में ऑफर कर रही होगी उस रेट का, वो रेट मेरे एम्प्लॉयज के लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लिया जाएगा और सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। यहां साफ साफ लिखा है यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल। सबको ये सुविधा नहीं देता हूं मैं मेरे सभी एम्प्लॉय को सुविधा नहीं देता कि मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम है सब लोग अपने वाइफ के साथ हनीमून मनाने जाओ, ऐसा मैं सबको नहीं बोलता। चुनिंदा लोग थे, शायद मुझे उसकी पसंद हो, इधर आ जाओ।
इफ एम्प्लॉइज ऑफिशियल टूर एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, इसमें क्या लिखा हुआ था कि यदि कोई खर्चा ऑफिशियल टूर के अंदर किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा हाउस होल्ड के ऊपर, तो वो भी आपका फ्रिंज बेनिफिट ही ट्रीट किया जाएगा। जिस तरह से आपके खर्चे को हमने फ्रिंज बेनिफिट ट्रीट करके वैल्यू ऑफ परक्विजिट बना दिया है, वैसे ही आपके हाउस होल्ड के खर्चे को भी फ्रिंज बेनिफिट बना के आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। हाउएवर वेयर एनी ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड, अगर आपने अपने ऑफिशियल टूर को एक्सटेंड कर दिया एज अ वेकेशन, तो ऐसे केस में जो उसकी वैल्यू है उसको हम फ्रिंज बेनिफिट मान लेंगे और उतना ही अमाउंट फ्रिंज बेनिफिट मानेंगे जहां से आपका ऑफिशियल टूर खत्म होगा और अनऑफिशियल टूर स्टार्ट हो जाएगा, या वेकेशन आपकी स्टार्ट होगी टिल एंड तक जो भी खर्चा होगा वो आपकी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा एज अ वैल्यू ऑफ परक्विजिट। लेकिन जब तक वो ऑफिशियल था तब तक वो खर्चा ऐड किया नहीं गया था। हाउएवर वेयर एनी ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज अ वेकेशन, द वैल्यू ऑफ सच फ्रिंज बेनिफिट शैल बी लिमिटेड टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू सच एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे और वेकेशन। बोलो समझ आया? और आपको मैंने पहले भी बताया था कि यदि इन सभी को हम ऐड करें तो मिल जाता है वैल्यू ऑफ परक्विजिट, और अगर एम्प्लॉय ने आपको कोई अमाउंट पे कर दिया तो वो अमाउंट आपके वीओपी से माइनस हो जाएगा और जो बैलेंस अमाउंट है वो आपकी सैलरी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। इट मीन्स मुझे लगा कि मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे ऊपर बहुत खर्चा किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे में, तो मैंने एम्प्लॉयर को बोला कि सर देखो जितना आपने खर्चा किया उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट मैं सोचूं सर आप प्लीज़ मुझसे ना ये 3000 रुपये ले लो, कुछ तो कम से कम आपको राहत मिलेगी 3000 रुपये की। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ परक्विजिट था 12000, मैंने 3000 पे कर दिया अपने एम्प्लॉयर को, तो जो मैंने पे किया उससे मेरी वैल्यू ऑफ परक्विजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी अब मेरी सैलरी में 12000 ऐड नहीं होंगे बल्कि 9000 ही ऐड होंगे। 12000 में से 3000 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो वही लिखा है नोट करके, द अमाउंट सो डिटरमाइन शेल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इफ एनी पेड और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर सच बेनिफिट और एमिनिटी। कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि रिड्यूस किया जाएगा, वो अमाउंट जो रिकवर हो गया आपके एम्प्लॉय से, यानी एम्प्लॉय ने अगर कोई अमाउंट पे किया है तो एम्प्लॉयर के हाथों में वो रिकवर हो गया, वो अमाउंट आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट से माइनस कर दिया जाएगा। तो बताइए टूर, ट्रैवलिंग एंड एकोमोडेशन समझ आया? यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। एक बार इस लाइन को पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है, एक बार इस लाइन को पढ़ो। इस लाइन को पढ़ के देखो प्लीज। लिखा हुआ है फ्री और कंसेशनल फूड एंड ब्रिवरेजेस नॉन के अल्कोहलिक, रूल नंबर 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 3। दोस्तों इस वाले क्लॉज को पढ़ाने से पहले या इस वाले पॉइंट को पढ़ाने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपके दिमाग में बेस बनाऊंगा सो दैट आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। देखो क्या है, आपने गूगल कंपनी का तो नाम सुना ही होगा। सर क्यों नहीं सुना, गूगल पे तो हम डेली सर्च करते हैं। बिल्कुल सही कहा। आप जानते हैं गूगल कंपनी जो अमेरिका की है, तो अमेरिका में जो उसका हेडक्वार्टर है, इवन जो भी इसके रीजनल ऑफिस इंडिया में भी है या अदर कंट्रीज़ में, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, सारे गूगल ऑफिस की बात कर रहा हूँ। वहाँ का कल्चर, मतलब आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे वहाँ का कल्चर कैसा है। सर कैसा कल्चर है, मतलब क्या है वहाँ पे ऐसा? देखिए गूगल कंपनी में जॉब लगने का मतलब है कि आपको वो जॉब लगेगी नहीं। मतलब क्या सर? देखो आज आप जॉब पे जाते हो, अगर जा रहे हो तो आप बेमन से जाते हो कि सर पैसा कमाना है तो जाना तो पड़ेगा ही, वो सोच के जाते हो, लेकिन दिल से और मन से नहीं जाते हो। शरीर वहाँ होता है लेकिन मन कहीं और होता है, ठीक है। लेकिन गूगल में ऐसा नहीं होता। गूगल वालों ने ऐसा सिस्टम बनाया कि मन, दिल, तन, धन, दिमाग सब आपका गूगल कंपनी में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। सर ऐसे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, मैं मेरे ऑफिस से छुट्टी क्यों लेना चाहूँगा? सर आप इसीलिए लेना चाहोगे किसी के साथ घूमने जाना चाहते होगे, हो सकता है आप जिम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो आप जिम में थक जाते हो या जिमिंग करना चाहते हो तो आपने ऑफिस की 1 दिन 2 दिन की छुट्टी ले ली हो सकता है कि आपको एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट चाहिए, आप मॉल वगैरह में घूमना चाहते हो इसलिए आपने छुट्टी कर रखी हो। अगर यही सारी सुविधाएँ मेरे ऑफिस में मुझे मिलने लग जाए तो क्या मैं छुट्टी करूँगा? सर हाउ इज़ इट पॉसिबल? बेटा गूगल में सब पॉसिबल है। आप चाहो तो नेट पे सर्च कर लेना या यूट्यूब पे कई सारी ऐसी वीडियोस होंगी गूगल कंपनी की, आप वहाँ पर देख लेना कि एम्प्लॉयज़ को साफ साफ बोला गया है कि आपका कोई वर्किंग टाइम नहीं है, आप टारगेट बेस पर काम करेंगे, ठीक है। टारगेट है कि भाई ऐसा है कि आपको इतनी कोडिंग करनी है, इतनी कोडिंग आप कितनी भी देर में कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी कर दो तो ठीक है, लेट करो तो ठीक है, करना है तो तुम्ही को, और कोई नहीं करे इस काम को। और अगर तुम्हें कुछ खाना पीना हो तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में हमने रेस्टोरेंट खोला हुआ है 5 स्टार, वहाँ से ऑर्डर कर देना, कोई तुम्हें चार्ज नहीं पे करना, सब कंपनी पे करेगी। तुम्हें चाय पीनी है,
सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर तुम्हें ये करना है इसके लिए सेपरेट रूम है, वहां जाके करके वापस आ जाओ। अरे फोकस तुम्हारा काम पर होना चाहिए, और काम पे फोकस बना के अगर तुम ये करते भी हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो काम से मतलब है। कंपनी तुम्हें सब कुछ पिलाएगी दिलाएगी, सब कुछ। तुम्हें कुरकुरे खा के ज़्यादा अच्छा लगता है, कंपनी तुम्हें फ्री में कुरकुरे खिलाएगी। तुम्हें छोले भटूरे बटर नान खाना है, नीचे होटल खोल रखा है, ऑर्डर कर दो, आपकी सीट पर आ जाएगा, खाओ पियो और काम पे फोकस करो। अच्छा तुम्हें जिम वगैरह भी जाना है, एक काम करो, सुबह जल्दी आ जाया करो, जिम ऊपर खोल रखा है, जिम करो। अच्छा तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा नहाने धोने के लिए, एक काम करो, ऊपर ही हमने सब वॉशरूम वगैरह बढ़िया सेपरेट बना रखे हैं, आप आराम से नहाओ। अच्छा तुम्हारा मन कर रहा है स्विमिंग पूल में नहा के वर्क करने का, कोई नहीं, सबसे टॉप फ्लोर पे छत पे हमने स्विमिंग पूल बनवाया हुआ है, रूफ स्विमिंग पूल। वहां पे जाके आराम से तैरते हुए अपने ऑफिस कलीग के साथ तैर रहे हो, ठीक है, डूबे तो तुम वैसे ही और डूब जाओगे, तो वहां पर बैठ के तुम आराम से लैपटॉप पे काम करना, वो सुविधा भी वहां पर दी गई है। और बताइए, अच्छा तुम्हें शोरूम टाइप का कुछ खरीदना वरीदना है तो नीचे हमने अपने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, वहां पे कुछ भी खरीद बेच सकते हो। मतलब कि गूगल कंपनी। अच्छा आपको नींद आ रही है, सोना है, प्लीज ऐसे चेयर पे पीछे करके, रिवॉल्विंग चेयर पे ऐसे मत सो। आप एक काम करिए, वो बेड 5 स्टार वाला बेड मस्त लगा हुआ है, मिस्टर बीन की तरह ऐसे ऐसे उछलोगे ना तो ऊपर उछल जाओगे, ऐसा वाला गद्दा लगवाया हो, आराम से बैठो, सो जाओ। कितने घंटे सर? जितने मर्जी, आप सो के थक जाओगे, गूगल वाले मना नहीं करेंगे, आराम से सो। मतलब तुम ऑफिस में क्या आए हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम किसी जन्नत में आ गए हो, सारी सुख सुविधाएं वहां मिलेगी। तो क्या ऐसे में आप छुट्टी करोगे? भाई ये सुविधाएं तो घर में भी नहीं मिलती है, घर पे रख के भी क्या करूंगा, तो बेहतर है मैं ऑफिस चला जाऊं जहाँ पे काम कम और सुविधाएं ज़्यादा हैं। होगा नहीं होगा, इसीलिए गूगल कंपनी इतने आगे पहुँच चुकी है, क्योंकि उनके एम्प्लॉय हमेशा खुश रहते हैं। और जब एम्प्लॉय खुश होगा ना तो वो मन से काम करेगा। जब मुझे पता है ये सारी सुख सुविधाएं मेरा एम्प्लॉयर मुझे पे कर रहा है, तो क्या मैं उसको निराश करने के लिए कभी कोई ऐसा गलत काम करूंगा? आंसर इज नो। जब सारा काम कंपनी पे करके दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे सुविधाएं दे रही है, भाई मैं तो उसके लिए ना मतलब सब कुछ देने को तैयार हो जाऊंगा ऐसी कंपनी को। तो दोस्तों ये चीज़ें, ये सुख सुविधाएं एमएनसीज के कल्चर में भी पाई जाती है। जो मैंने गूगल का एग्जाम्पल लिया ना, बट एमएनसीज में इतना ज़्यादा नहीं होता, ऐसे समझिए गूगल में तो ओवर ही हो जाता है, बट एमएनसीज में ये होता है कि आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, बर्गर ऑर्डर करना है, कुछ भी करना है, खाने पीने का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं, वो सब खर्चा कंपनी बियर करेगी। आपको ये करना है, ये करना है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मिल जाएगी एक लिमिट तक, जिससे आपका काम फोकस तरीके से हो पाए। तो अब हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। अब क्योंकि टॉपिक ऐसा था तो मुझे ऐसे एग्जांपल लेने पड़े, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैं ज़्यादा डेवलप कर पाऊँ। तो अब पढ़िए जरा, इस पॉइंट को पढ़ो, अब आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने जो बोला था ना आपको पढ़ने के लिए, अब आपको क्लियर होगा क्या था ये पॉइंट। ये पॉइंट है फ्री और कंसेशनल फूड एंड बेवरेजेस रूल नंबर 3 सब सेक्शन 7 क्लॉज 3। यानी कि ये बात कर रहा है फ्री में फूड, खाना, बेवरेजेस की सुविधा देना या फिर कंसेशन पे देना। कंसेशन का मतलब कोई चीज़ 100 रुपए की है तो एम्प्लॉय के लिए भी वो 20 रुपए की पड़ेगी या 10 रुपए की पड़ेगी, तो कंसेशन पे देना। तो ऐसी अगर कोई सुविधाएं दी जाती है तो उसे परक्विजिट बोलते हैं, क्योंकि कैश थोड़ी मिल रहा, पर्क्स मिल रहा है। और इन्हीं पर्क्स को क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट। क्या बोलते बोलिए? फ्रिंज बेनिफिट। क्या बोलते बोलिए? फ्रिंज बेनिफिट। तो कोई भी फ्री में या कोई कंसेशनल फूड मिल रहा है, बेवरेजेस मिल रहा है, बट एन AC लिखा हुआ है, नॉन अल्कोहलिक, इसमें अल्कोहल शामिल नहीं है। अगर आप अल्कोहल सर्व करोगे तो एक अलग ही उसमें चले जाओगे। नॉन अल्कोहलिक की बात की गई तो इस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। ये सारी सुविधाएं देने के लिए एम्प्लॉयर ने कितना अमाउंट पे किया, कितना अमाउंट पे किया, वो तुम्हारी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। अब जैसे मान लो कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो हमारे कैमरामैन राहुल हैं, मैं उनको ये बोलूँ कि तुम्हें यहाँ पर आके काम करना है, इतने से लेकर इतने तक की शिफ्ट है, और अगर तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ भी मंगाना हो तो तुम फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा लेना, मतलब तुम मंगा लेना, पेमेंट मैं करता रहूँगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसा बोला तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आज उसने 2 बर्गर मंगवाए 200 रुपए के, तो वो जो 200 रुपए मैंने एक्चुअली में पे किए वही उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा एज अ वैल्यू ऑफ परक्विजिट। एज अ वैल्यू ऑफ परक्विजिट उसकी सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बट यदि राहुल ने मुझे बोला सर मैं 50 रुपए आपको देना चाहता हूँ, सारा बर्डन आप पे नहीं डालना चाहता, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट 50 रुपए से कम हो जाएगा। जो एम्प्लॉय से मुझे रिसीव हो जाएगा वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। होगा नहीं होगा? तो वही लिखा हुआ VOP, वैल्यू ऑफ परक्विजिट, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर ने खर्चा पानी किया है, माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर सच बेनिफिट और एमिनिटी। जो भी आपको एम्प्लॉय से रिकवर हो गया है वो उससे क्या कर देना? माइनस कर देना। इससे आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट मिल जाएगी, और जो ये वैल्यू ऑफ परक्विजिट है यही आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, ऐसा नहीं कि हर चीज वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन जाएगी। एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन मीन्स विरोधाभास, मतलब जहां पर ये रूल फेल हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं।
नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट, मतलब ये एक एक्सेप्शन है जहां पर इसको हम परक्यूजिट ट्रीट नहीं करेंगे, नॉट बी ट्रीटेड एज द परक्यूजिट। कुछ केसेस में हम खाना देने के बावजूद भी इसको परक्यूजिट ट्रीट नहीं करेंगे। पहला पॉइंट, ड्यूरिंग वर्किंग आवर एट ऑफिस बिजनेस प्रेमिसेस। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने खाने पीने की जो सुविधाएं दी है वो ऑफिस के अंदर दी है या बिजनेस के ही किसी प्रेमिसेस में दी है, मतलब बिजनेस आपका काफी बड़ी बिल्डिंग है तो जो बिल्डिंग की यूनिट्स हैं उनमें दी गई है बिजनेस प्रेमिसेस। यदि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को वर्किंग आवर के अंदर खाने पीने की सुविधा दी है तो वो उसकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, यानी वो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नहीं माने, क्योंकि उतना खिलाना पिलाना आपका एक हक है एज पर द लेबर लॉ। लेबर लॉज में लिखा हुआ है कि यदि आप एम्प्लॉय से काम करवाते हैं तो उन्हें इतनी चाय इतने स्नैक्स तो आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे। तो यदि वो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट या ड्यूरिंग द जॉब ड्यूरिंग द वर्किंग आवर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे कर रहा है, वर्किंग आवर के अंदर पे कर रहा है, तो वो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नहीं माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, थ्रू पेड वाउचर विच आर नॉन ट्रांसफरेबल एंड यूज एट ईटिंग। मतलब ये कि हो सकता है आपने अपने एम्प्लॉय को वाउचर दिया हो और कहो कि बर्गर किंग में डोमिनोज में जाना, ये वाउचर दिखाना, तो तुम्हें उस पर क्या मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बर्गर मिल जाएगा या फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें वो खाने का सामान तुम्हें दे दिया जाएगा। तो वो भी एक तरह का परक्यूजिट मानते हैं, क्योंकि उसमें कैश नहीं दिया गया, उसमें कूपन दिया गया है, तो वो भी क्या है आपके लिए, परक्यूजिट है। लेकिन ये वाला जो कूपन है या ये वाला जो वर्किंग आ रहा है, ये दोनों के केस में मैं बता रहा हूँ वैल्यू जो मील की है वो 50 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि मेरे यहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, मैंने उसको एक कॉफ़ी और एक बिस्किट का पैकेट दिया वर्किंग आवर के अंदर, यानी वो एक मील हो गई, तो वो एक मील की कीमत यदि 50 रुपए से कम है तो वो उसकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेसिक एमिनिटी है जो एक एम्प्लॉय को चाहिए ही चाहिए, वो उसके एम्प्लॉय की सैलरी नहीं मानी जाएगी। मतलब ये उसके एक्सेप्शन है, इट्स नॉट बी ट्रीटेड एज अ वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। बट येस, आपने किसी एम्प्लॉय को नॉन वर्किंग आवर में कोई मील प्रोवाइड करवाए, नॉन वर्किंग आवर में कोई मील प्रोवाइड कराए, तो यस ये उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। बट यदि वो वर्किंग आवर के अंदर है, मील प्राइस 50 रुपीज से कम है, तो ऐसे केस में वो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नहीं ट्रीट किया जाएगा, सैलरी में ऐड नहीं होगा। इसके बाद है वही लिखा हुआ है, टू द एक्सटेंड वैल्यू कैन नॉट बी एक्सीड 50 रुपीज पर मील। 50 रुपए मील से ज्यादा की वैल्यू उसकी नहीं होनी चाहिए। फिर है टी स्नैक प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। अच्छा एक बात बताओ, कोई इंसान काम कर रहा हो, उसे चाय पानी या फिर कॉफी अगर आप दे रहे हो, तो क्या ये बोलोगे कि ये जो तुमने आज 3 कप कॉफी पी है ना, ये 20-20 रुपए की थी, टोटल होगी 60 रुपए, ये 60 रुपए तुम्हारी सैलरी में ऐड कर दूंगा, 30 दिन तुम आते हो, 60 × 30 यानी 1800 रुपए तुम्हारी सैलरी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है। अरे यार वर्किंग आवर के अंदर चाय पानी दे रहे हो, ये कोई परक्यूजिट मानोगे? ये तो बेसिक एमिनिटी आपको देनी पड़ेगी, तो इसको हम वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ट्रीट नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शन हो गए। फिर फ्री फूड एंड बेवरेजेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर इन आ रिमोट एरिया। देखिए ऐसा है, अगर आप किसी रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो हैं वो वर्किंग आवर के अंदर कोई फूड फ्री फूड ले रहे हैं अपने एम्प्लॉय से या बेवरेजेस ले रहे हैं, तो वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, मतलब आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। बट एक शर्त है कि आपने सेक्शन 115 बीएसी को ऑप्ट ना कर रखा हो, मतलब न्यू टैक्स जो आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है ना वो फॉलो नहीं होना चाहिए। अगर तुमने ऑप्शनल टैक्स रेजिम फॉलो किया हुआ है तो तुम्हें एग्जम्पशन मिलेगी। इस वाले पॉइंट को लेकर ये खाली लास्ट पॉइंट को लेकर बात बोली गई है कि अगर आपको कोई फ्री फूड मिला है अपने एम्प्लॉय से या फिर कोई बेवरेजेस मिला है वर्किंग आवर के अंदर जो कि 50 रुपए से भी ज्यादा है, बट आप रिमोट एरिया में काम करते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, सैलरी में ऐड नहीं होगा यदि आप पुरानी टैक्स रेजिम को फॉलो करें, न्यू टैक्स रेजिम सेक्शन 115 को फॉलो ना कर रहे हो, तो ये नहीं मिलेगा, ये पुराने वाले को ही मिलेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए फूड बेवरेजेस वाला पॉइंट समझ आया? तो फूड एंड बेवरेजेस में मोरल ऑफ द स्टोरी हमको क्या समझ आया कि यदि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नॉन वर्किंग आवर में मील 50 रुपए से ज्यादा का वो देता है, तो ऐसे केस में जितना भी अमाउंट है उसका मील का होगा वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, और यही चीज वर्किंग आवर में मील 50 रुपए से कम होगा तो वो एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, कुछ भी पार्ट उसमें टैक्स नहीं होगा, यानी उसका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट 0 ट्रीट करेंगे, सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। बोलो क्लियर है? ये सर क्लियर है। इसके बाद है हमारे पास अगला पॉइंट, गिफ्ट वाउचर टोकन। देखिए अभी हमने एक क्या किया, ट्रैवलिंग टूरिंग एंड अकोमोडेशन, एक क्या किया, फ्री और कंसेशनल फूड और बेवरेजेस किया। अब हम कर रहे हैं गिफ्ट वाउचर और टोकन। देखिए क्या होता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे सकता है, वाउचर दे सकता है कि भाई ये वाउचर है, जाके वहां से आईफोन ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा क्योंकि पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। कोई इस टाइप का वाउचर है, कोई इस टाइप का कोई गिफ्ट है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या ट्रीट किया जाएगा? तो लिखा हुआ है कोई भी गिफ्ट कोई भी वाउचर टेकन इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, मतलब कि दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, रिसीव एम्प्लॉय कर रहा है, और मेंबर ऑफ हाउस होल्ड या एम्प्लॉय का कोई हाउस होल्ड या मेंबर उसको रिसीव कर रहा है,
और सेरेमोनियल ओकेजन, किसी ओकेजन वगैरह पे, और अदरवाइज या किसी और ओकेजन पे जो कि सेरेमोनियल ओकेजन नहीं है, फ्रॉम एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर से, शेल बी डिटरमाइंड एज द सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गुड्स। जो भी उस गिफ्ट की कीमत होगी वो आपकी वीओपी, वैल्यू ऑफ परचेज, मान ली जाएगी और आपकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरी एक कंपनी है, मैंने वेंडर्स के साथ एक मीटिंग रखी जिसमें मैंने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बुलाया ताकि हम वेंडर्स के साथ मीटिंग करें, वेंडर को बताएं कि हाँ हमारे ये फ्यूचर गोल्स हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करिए, हमसे सामान खरीदिए, इस टाइप के लिए। तो उन वेंडर्स को बोला कि आप अपनी वाइफ को भी ला सकते हो, फैमिली को भी ला सकते हो, और जो मेरे एम्प्लॉय था मैंने उनको भी बोला कि आप अपनी वाइफ और बच्चों को ला सकते हो। मान लीजिए मेरे 2-3 एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी वाइफ को भी लेकर आ गए उस पार्टी के अंदर। अब उस एम्प्लॉय को जो खाना वाना दिया गया वहाँ पर, ठीक है, उस पार्टी के अंदर जो उनके हाउस होल्ड को खाना पीना दिया गया, क्या ये सैलरी में ऐड होगा? क्या ये सैलरी में ऐड होगा? तो लिखा हुआ है कि यस, इस टाइप का कोई गिफ्ट या वाउचर, अब क्योंकि वो वहाँ पर आएंगे तो उन्हें गिफ्ट वगैरह भी दिया जाएगा या कोई वाउचर दिया जाएगा, थोड़ा बहुत खाना पीना होगा, खाना पीना तो यहाँ पर शामिल हो ही गया, बट कोई गिफ्ट वगैरह दिया जा रहा है एम्प्लॉय को या उनकी वाइफ को। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को खुश करने के लिए उसकी वाइफ को खुश करना ज़रूरी होता है। क्या मतलब सर, एम्प्लॉय को खुश करने के लिए वाइफ को खुश करना ज़रूरी होता है? अरे देखो, कोई एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है, उस एम्प्लॉय को बोलो कि एक पार्टी है, अपनी फैमिली लेकर आना। वो बेचारा अपने बच्चे और बीवी को लेकर आएगा। अब बीवी को क्या बोलो कि भाई तुम्हारा जो ये हस्बैंड है ना, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है, बहुत अच्छे से काम करता है, ये लीजिए बहन जी, ये आपके लिए गिफ्ट, और बहन जी के लिए एक बढ़िया सी रिंग बनवा दो। अब बहन जी अगर खुश हो गई तो बहन जी की नज़रों में आ गया भाई ये एम्प्लॉयर तो बहुत बढ़िया है, अगले साल भी मेरा एम्प्लॉय कर रहा हूँ, मेरा पति अगर यहाँ काम करेगा तो फिर से मुझे एक रिंग मिलेगी, हो सकता है। तो वो इस लालच से अपने एम्प्लॉय को, अपने हस्बैंड को क्या बोलेगी कि यार तुम ना यहीं पर काम करना, बहुत बढ़िया है तुम्हारे मालिक। तो इससे एम्प्लॉय क्या होगा, इंकरेज होगा, काम में ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है। तो लोग इस टारगेट से भी उनकी वाइफ को गिफ्ट दे बैठते हैं। वो नहीं जो तुम सोच रहे हो कि रीज़न कुछ और गिफ्ट देगा, हर जगह वहीं मत ले जाया करो भाई मेरे, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, ठीक है। तो यदि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को या उसके हाउस होल्ड को कोई गिफ्ट वगैरह दिया है तो यस, वो वैल्यू ऑफ परचेज मान लिया जाएगा। कितना माना जाएगा? जो भी गिफ्ट की मार्केट वैल्यू होगी या जो भी गिफ्ट की कीमत होगी वो वैल्यू ऑफ परचेज ट्रीट कर लिया जाएगा। हाउएवर इफ द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट वाउचर और टोकन एज द मे बी बिलो 5000, यदि उस गिफ्ट की कीमत या उस वाउचर की कीमत 5000 से कम है तो उस केस में वैल्यू ऑफ परचेज 0 हो जाएगा। वीओपी क्या मान लिया जाएगा? 0। लेट सपोज कि एम्प्लॉयर ने उसकी वाइफ के लिए एक चांदी का सिक्का खरीदा 10 ग्राम का, जो कि अराउंड 1000-1500 में आ भी जाएगा। तो जब वो सिक्का खरीद कर उसको दिया, यानी एक तरह का गिफ्ट दिया, उसकी कीमत 5000 से क्या है, कम है। तो ऐसे में इतने छोटे छोटे चिंदी चोरी नहीं करती सरकार, कहती है ये वाला एग्जाम हो जाएगा। 5000 से नीचे का कोई गिफ्ट वगैरह है, पूरे साल में एक गिफ्ट की कीमत नहीं बोला, पूरे साल में सारे गिफ्ट जितने भी मिले एम्प्लॉयर से सबको जोड़ो, यदि वो 5000 से कम है तो एग्जाम है, 5000 से ऊपर है फिर वो आपका टैक्स कर दिया जाएगा, यानी आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रूल 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 4 बिल्कुल समझ आ गया हो, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके बाद है, अच्छा ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो एक बार। However, if the value of such gift voucher token, as the case may be below 5000 in the aggregate, 5000 से अगर कम है पूरे एग्रीगेट, पूरे साल की बात कर रहे हैं, during the previous year, the VOP means value of perquisite shall be nil। VOP कितना हो जाएगा? nil, 0 माना जाएगा अगर उसकी वैल्यू 5000 से कम है तो। इसका अगला आता है हमारे पास क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस। क्रेडिट कार्ड का खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है और है किसका? एम्प्लॉय का है। तो रूल 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 5 उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए ये क्या बोलता है, ये बोलता है वीओपी माना जाएगा जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने बियर किया उसके लिए, और माइनस कर देंगे जो भी एम्प्लॉय से क्या हो गया है, रिसीव हो गया है, रिकवर हो गया है, वो उतना पार्ट माइनस कर देंगे, वो उतना पार्ट क्या कर दें, माइनस। लेकिन इस रूल की भी एक्सेप्शन है, मतलब कि अगर एम्प्लॉयर पे करेगा तो उससे वैल्यू ऑफ परचेज नहीं मानेंगे। एक्सेप्शन क्या है? होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस, अगर वो पूरी तरीके से ऑफिशियल पर्पस है या पार्शियली भी ऑफिशियल पर्पस है, इफ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो हम उसका वैल्यू ऑफ परचेज 0 मानेंगे या उसको वैल्यू ऑफ परचेज ठीक ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बोला गया? कंप्लीट डिटेल ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जो भी ये सारी चीजें दी हैं उसका एम्प्लॉयर के पास प्रॉपर बकायदा रिपोर्ट है, बकायदा। दूसरा, एम्प्लॉयर ने इस खर्चे का प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मेंटेन किया हुआ है। क्या मेंटेन किया हुआ है? एक सर्टिफिकेट मेंटेन किया हुआ है। तो वो लिखा है एम्प्लॉयर गिव अ सर्टिफिकेट फॉर सच एक्सपेंडिचर टू द इफेक्ट दैट द सेम वाज इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस।
एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ है या होली पूरी तरीके से, तो उसका एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट भी एम्प्लॉयर दे रहा है, मेंटेन भी कर रहा है और एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट भी दे रहा है, ये दोनों काम हो रहे हैं, इसका मतलब एम्प्लॉयर काफ़ी ऑथेंटिक है। तो ऐसे केस में जो भी क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने बियर किया वो एक भी सैलरी में ऐड नहीं होगा, वीओपी जीरो माना जाएगा। वीओपी क्या माना जाएगा? जीरो। क्लियर है? तो आज की क्लास में जो हमने फ्रिंज बेनिफिट पढ़े, एक तो कौन सा पढ़ा हमने पास, कंसेशनल लोन वाला पढ़ा, फिर हमने ये टू ट्रैवलिंग एंड अकोमोडेशन पढ़ा, फिर फ्री और कंसेशनल फूड और बेवरेजेस वाला हमने पॉइंट पढ़ लिया अपने पास, फिर क्या पढ़ा हमने, गिफ्ट वाउचर और टोकन हो गया, और हमारे पास क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस वगैरह हो गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियरली समझ आए होंगे। ठीक है, ये हमारे फ्रिंज बेनिफिट है। अभी ना एक क्लास अभी और लग जाएगी जिसमें हम मोटर कार वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, तब हमारा फ्रिंज बेनिफिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी बताइए इस वीडियो में कहीं कोई डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं है? अगर है तो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जीएसटी के, इनकम टैक्स के, ऑडिट के, लॉस के सारे नोट्स वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर अभी नहीं दिख रहे तो आने वाले टाइम में हो जाएंगे धीरे धीरे करके अपलोड। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा पहले हमारे और भी कई यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे एक मोबाइल एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स ईजी करके, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट आपको डिफरेंट कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।